नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के टॉपिक इंडियन सॉइल्स पर, मिट्टियों पर बात करते हैं। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश तथा खनिजांश प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। बेनेट के अनुसार मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टान तथा वनस्पति के योग से बनती है। मृदा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व अपना इसमें योग अदा करता है। मृदा वैज्ञानिक इसे मृदा जनन कहते हैं। अपक्षय तथा अपर्दन के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों का टूटना, उनका चूर्ण बन जाना, इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के गले सड़े अंश सम्मिलित हो जाना, जिसे ह्यूमस कहते हैं। चट्टानों में उपस्थित खनिज व चूर्ण से मिला हुआ ह्यूमस मिलकर के पेड़ पौधों को जीवन प्रदान करते हैं। मृदा की उपजाऊ शक्ति तथा उसकी गहराई पर किसी भी क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था निर्भर करती है। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई मैदान तथा केरल के तट पर जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी मिलती है जो उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करती है। इसके विपरीत तेलंगाना की कम गहरी एवं मोटे कणों वाली तथा राजस्थान के शुष्क प्रदेशों की मिट्टी उन्नत कृषि का आधार नहीं बन पाई है। आइए भारतीय मिट्टियों के वर्गीकरण पर बात करें। भारत एक विशाल राष्ट्र है जहां विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारतीय मिट्टियों का उचित वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य है। मिट्टियों के वर्गीकरण के कई आधार हो सकते हैं। इनके उपजाऊपन के आधार पर, इनकी संरचना के आधार पर, इनके रंग के आधार पर विभिन्न प्रकार से इनके वर्गीकरण के स्वरूप बनते हैं। उपजाऊपन के आधार पर बात करें तो अधिक उपजाऊ, उपजाऊ, कम उपजाऊ या अनुपजाऊ मिट्टी के रूप में विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार कणों के आकार के आधार पर भी मिट्टी को विभक्त करते हैं, जिनके नाम हैं चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। रंग के आधार पर काली, पीली, लाल, भूरी मिट्टियों को मान्यता प्राप्त है। कुछ मिट्टियां किसी विशेष फसल के लिए विख्यात है, अतः उन्हें उन फसलों के नाम से जोड़कर देखा जाता है। जैसे काली मिट्टी को कपास की मिट्टी तथा असम की पहाड़ी की मिट्टी को चाय की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की, जिसने भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया। जलोढ़ मिट्टियाँ, काली मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ, लेटेराइट मिट्टियाँ, वन तथा पर्वतीय मिट्टियाँ, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियाँ, लवण तथा क्षारीय मिट्टियाँ, पीट तथा दलदल युक्त मिट्टियाँ। जलोढ़ मिट्टियाँ एलोवियल सॉइल्स जिनको बोलते हैं, ये कांप मिट्टी भी कहलाती हैं। ये मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी घाटियों, बाढ़ के मैदान तथा डेल्टाई प्रदेशों में बिछाई जाती है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा वनस्पति अंश की कमी होती है, फिर भी ये उपजाऊ होती हैं। इसका कारण यह है कि
नदियों द्वारा कई प्रकार के सेल चूर्ण बहाकर लाए जाते हैं और बहुत सारे रासायनिक तत्वों से युक्त ये सेल चूर्ण इनको उपजाऊ बनाते हैं। गंगा सतलुज का मैदान इसी मिट्टी का बना हुआ है। इस मैदान की गणना विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ मैदानों में की जाती है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में भी यही मिट्टी पाई जाती है। यहाँ इसे डेल्टाई मिट्टी का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह मिट्टी असम घाटी, गुजरात तथा पश्चिमी तटीय मैदान में भी मिलती है। जलोढ़ मिट्टियाँ भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। यह 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रकार भारत के लगभग 45.6% भाग पर यह वितरित है। स्थिति, संरचना तथा उपजाऊपन के आधार पर जलोढ़ मिट्टियों को निम्न भागों में विभाजित करते हैं: नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ, तटीय जलोढ़ मिट्टियाँ, डेल्टाई जलोढ़ मिट्टियाँ और तराई मिट्टियाँ। दूसरे क्रम में प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टियाँ, ब्लैक सॉइल्स। इसे रेगुर भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, जिससे इसमें कई प्रकार के खनिज विद्यमान हो जाते हैं। इनमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना, एल्युमिनियम प्रमुख हैं। इस प्रकार ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टियाँ हैं। ये मिट्टी कपास की कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे काली कपास मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। यह दक्षिणी भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका विस्तार पश्चिमी एवं मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भाग, कर्नाटक का उत्तरी भाग तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। लाल मिट्टियाँ, रेड सॉइल। इस प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से दूर दक्षिण तक पाई जाती हैं। ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये मिट्टियाँ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, बिहार के दक्षिणी भाग, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार पर, पश्चिम बंगाल के वीरभूमि, बांकुड़ा और मिदनापुर जिलों में, मेघालय की खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों में, नागालैंड में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, मिर्ज़ापुर, बांदा और झांसी जिलों में, राजस्थान के अरावली पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों तथा दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने के अंश की प्रधानता होती है, परंतु जीव एवं वनस्पति के अंश तथा फास्फोरस की कमी होती है। कहीं कहीं इनका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला अथवा काला भी हो जाता है। मिट्टी के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों, कणों में विभक्त होती हुई ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन दूसरे भागों में मिट्टी की तहों में पानी न रुकने के कारण यह प्रायः बंजर रह गई है। ये मिट्टी बाजरा उत्पादन के लिए प्रमुख है, किंतु निचले भागों में लाल मिट्टी गहरे लाल रंग की, अधिक गहरी और उपजाऊ होती है, जिसमें कपास, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज आदि पैदा किए जाते हैं। आइए बात करते हैं लेटेराइट या लेटराइटिक मिट्टियों की। लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट, ब्रिक। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1810 में बुचानन महोदय ने किया था। स्पष्ट है कि ये मिट्टियाँ विशिष्ट प्रकार की ईंटिया लाल रंग की होती हैं। इनका निर्माण मानसून जलवायु की विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। मानसून जलवायु के आर्द्र एवं शुष्क ऋतु के क्रमिक परिवर्तन के कारण चट्टानों में सिलिका की कमी आ जाती है, अतः इस मिट्टी में नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, जिससे इनकी उपजाऊ शक्ति कम रह जाती है। कुछ भागों में यह मिट्टी ककरीली एवं छिद्रयुक्त होती है। कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं, परंतु इसमें घास फूस व झाड़ियाँ पर्याप्त होती हैं।
ये मिट्टी पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर का पठार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, पर्वतीय क्षेत्रों तथा राजस्थान तथा राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। इस प्रकार इस मिट्टी का विस्तार 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। यह मिट्टी कृषि के लिए अधिक योग्य तो नहीं है, परंतु भवन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी पाई गई है। वन तथा पर्वतीय मिट्टियाँ, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स पर बात करें तो ये मिट्टियाँ पर्वतीय भागों के वनाच्छादित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मिट्टियों का विस्तार लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 8.67% है। ये मिट्टियाँ हिमालय के पर्वतीय भागों में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में इन मिट्टियों का विस्तार मिलता है। कहीं कहीं पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अधिकांश पर्वतीय मिट्टियाँ टर्सरी युग की चट्टानों का अपक्षय होने से बनी हैं। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियों की बात करें तो ये मिट्टियाँ 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले इलाकों में मिलती हैं और भारत के 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर भाग पर फैली हुई हैं। इस प्रकार की मिट्टियों में रेत की मात्रा अधिक तथा ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए यह अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ये मिट्टियाँ राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में पाई जाती हैं। जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ बालू का स्तूप बनते रहते हैं। इनमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने सिद्ध किया है कि जल की उचित व्यवस्था होने पर ये मिट्टियाँ अच्छी फसल दे सकती हैं। लवण तथा क्षारीय मिट्टियों की बात करें, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत शुष्क भागों में लवण तथा क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन्हें रेहू, कल्चर, ऊसर, थूर, कार्ल तथा चोपन आदि कई नामों से पुकारा जाता है। नहरों द्वारा सिंचित अथवा उच्च भूमिगत जल स्तर वाले इलाकों में कोशिक क्रिया द्वारा भूमिगत लवण धरातल पर आ जाते हैं और मिट्टी को अनुपजाऊ बना देते हैं। उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में लगभग 12.5 लाख तथा 12.1 लाख वर्ग हेक्टेयर भूमि ऊसर से प्रभावित है। गुजरात की खंभात की खाड़ी के इर्द गिर्द ज्वार भाटा द्वारा निम्न क्षेत्र पर नमक का जमाव होता रहता है, जिससे यह भूमि बंजर हो गई है। पीट तथा दलदल युक्त मिट्टियों की बात करें तो पीट मिट्टियाँ अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में अधिक जैव पदार्थ को जमा होने पर बनती हैं। इनमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं और जैव पदार्थ भी 10 से 40% तक होता है। दलदली मिट्टियों में वनस्पत तत्व अधिक होते हैं। ये मिट्टियाँ मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय मैदान में पाई जाती हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु के तट तथा पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में भी ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में अधिकांश पीट मिट्टियाँ जल में डूबी रहती हैं, परंतु वर्षा ऋतु समाप्त होते ही इन पर चावल की फसल बोई जाती है। अब बात करें सॉइल इरोजन के क्रम में, तो मृदा अपरदन के दो प्रकार हैं, परतदार अपरदन और गुली इरोजन या नालीदार अपरदन। परतदार अपरदन जब मृदा की ऊपरी परत को जल बहा ले जाए या वायु उड़ा ले जाए तो उसे परतदार अपरदन कहते हैं। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में होती है जहां भूमि सामान्य ढाल वाली एवं वर्षा बौछारों में हो, वनस्पति का अभाव हो। गुली इरोजन
तीव्र ढाल तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र गति से बहता हुआ जल जब मिट्टी में कटाव करके नालियां बना लेता है तो उसे नालीदार अपरदन कहते हैं। कभी कभी ये नालियां इतना विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि मृदा के लिए कृषि के अयोग्य हो जाती हैं। चंबल नदी की घाटी में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। तो छात्रों, अपरदन के अन्य कारकों को आपने पढ़ा हुआ है पहले भी। इसमें मुख्य रूप से भौतिक कारक प्रभावी हैं। नदी, मूसलाधार वर्षा, भूमि का ढाल, वायु, समुद्री लहरें, हिम नदी आदि। मानवीय कारकों में वनस्पति का नाश करना, पशुचारण, कृषि का स्वरूप, मनुष्य, जीव जंतु आदि प्रभावी होते हैं। तो मिट्टी के वर्गीकरण और उसके संरक्षण पर हमने बात की। मृदा, भारत क्योंकि कृषि प्रधान राष्ट्र है, इसलिए यहाँ पर यह जरूरी है देखना कि भारत की मिट्टी का वर्गीकरण हम परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से करें। धन्यवाद।